नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो हमारी मैराथन सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम हिस्ट्री के एशियंट और मिडिवल पार्ट जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये दो पार्ट में आएगा सीरीज। इसमें हम अप्रोक्स 200 प्लस क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। इसमें मैंने हाल ही में जो एसएससी स्टेनो का जो पेपर हुआ था, है ना, उसके भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि रिसेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जो पूछता है उनके काफी ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में रिपीट होने के, तो इसलिए उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है, विच मुगल एम्परर issued the Deccan campaign against the Marathas and spent significant time in the region? कौन सा मुगल एम्परर था जो मराठास के खिलाफ उसने डेक्कन कैंपेन लॉन्च किया था और अपनी जो कार्यकाल था उसका बहुत सिग्निफिकेंट टाइम, बहुत लंबा समय उसने डेक्कन रीजन में बिताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, है ना, 1681 से लेके 1707 तक इस डेक्कन रीजन में निकाले थे, जिसमें उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी, जैसे मराठास के खिलाफ, बीजापुर के खिलाफ और गोलकोंडा के खिलाफ। ठीक है, तो काफी सारी इसने यहाँ पे लड़ाइयाँ करी थी। औरंगजेब का जो मेन फोकस था ना वो डेक्कन रीजन था, इसलिए उसको एक रीजन कब्जा करना था, इसलिए उसने काफी लड़ाइयाँ करी, जिसके कारण मुगल एम्पायर जो है उसको काफी इम्पैक्ट पड़ा उस पर, है ना। ट्रेजरी वीक हो गई और एक एम्पायर जो है ओवरऑल बहुत कमजोर हो गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, औरंगजेब। द बैटल ऑफ समुगढ़ वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड विच मुगल प्रिंस? दो बैटल ऑफ समुगढ़ था, वो कौन से औरंगजेब और कौन से मुगल प्रिंस के बीच में लड़ा गया था? तो पहले तो ये बैटल हुआ कब था? ये बैटल हुआ था 26 मई 1658 को, है ना। ये हुआ था और हुआ कहाँ था? आगरा में। आगरा के पास ये लड़ाई लड़ी गई थी। हुआ क्या था बेसिकली, जो शाहजहां थे वो बीमार पड़ गए थे। ठीक है, तो उनकी गद्दी कौन लेगा, उसके दो कंटेंडर थे, औरंगजेब और उनके बड़े भाई दारा सुखोई। ठीक है, दारा सुखोई शाहजहां के फेवरेट थे, तो ज्यादा चांस है कि उनको ही गद्दी पे बिठाया जाए। पर ऐसा रोकने के लिए जो औरंगजेब है उन्होंने अपने ही भाई के खिलाफ ये जंग का ऐलान कर दिया था। तो हमसे पूछा गया औरंगजेब और किस राजा के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी दारा सुखोई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब पूछा जाए इसमें जीता कौन था, तो ऑब्वियसली औरंगजेब जीते थे और दारा सुखोई की इसमें हार हुई थी ना, जिसके बाद 1658 में औरंगजेब मुगल एम्पायर के राजा बने थे। Which Chola ruler is credited with the construction of irrigation system to support agriculture? कौन से चोला चोला रूलर को क्रेडिट मिला हुआ है ना कि उन्होंने इरिगेशन सिस्टम जो है उसको बनाया था ताकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल सके? तो ये जो हमारे राजा हैं वो उनका नाम है राजेंद्र चोला द फर्स्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजेंद्र चोला जी, उनको इन्होंने अपने कार्यकाल में काफी टैंक्स हो गए, रिजर्वायर हो गए, है ना, रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, कैनाल्स हैं, इन सब का कंस्ट्रक्शन कराया था ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको पानी जो है वो सही तरीके से मिल सके। इसी में एक चोला एम्पायर के राजा है, राजा राजा चोला फर्स्ट। इनको जैसे इनको क्रेडिट मिला हुआ है कि इन्होंने इरिगेशन में बहुत काम करा, इन्होंने टेम्पल्स बनाने में बहुत काम करा था, है ना। टेम्पल्स इन्होंने बहुत सारे बनाए थे, इसके लिए ये बहुत फेमस भी थे।
Who among the following attacked Gujarat in the 11th century and looted the Somnath temple? इनमें से कौन सा राजा था जिसने 11वीं सदी में गुजरात पे अटैक करा था और सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था? ठीक है, तो ये जो राजा की बात यहाँ पे करी जा रही है वो है मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 17 बार, ठीक है, इंडिया को अटैक करा था। और इनका मेन कारण यह था कि इसको लूटा जा सके, इंडिया में जो वेल्थ है उसको लूटा जा सके, और जो रीजन है उसको अक्वायर किया जा सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 1000, ये अटैक हुआ था जब सोमनाथ लूटा गया था, तो वो हुआ था 1025 में। 1025 में जो सोमनाथ टेम्पल है उस पर इन्होंने अटैक करके इसको लूटा था। पूछा जाए कि सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पे, तो वो है गुजरात में, है ना, गुजरात में है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, शिव भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से पहला ये सोमनाथ टेम्पल पे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट और साइट हो जाती है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 1712 एडी। इनमें से किसने भारत पे हमला करा था 1712 एडी में? ठीक है, तो ये एक अरब मिलिट्री कमांडर थे, इनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। पहले मुस्लिम थे जिन्होंने सक्सेसफुली सिंध जो है, ठीक है, सिंध रीजन जो पहले भारत में आता था उसको इन्वेड करा था। ठीक है, हालांकि ये इस पे कब्जा नहीं कर पाए थे, पर पहले मुस्लिम कमांडर थे जिन्होंने इस इंडिया पे सक्सेसफुली इन्वेजन करा था। ठीक है, तो आंसर याद रख लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी अटैक्ड Tabardinda, Bathinda in 1191, a strategic point for dash। मोहम्मद गौरी जिन्होंने भटिंडा है उसको 1191 में अटैक करा था। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। किसका, कौन से राजा का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था ये? तो वो है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। भटिंडा जो है वो पृथ्वीराज चौहान का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, इस पे अटैक करा था। और जैसा कि आपको पता है इसके बाद दोनों में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, बैटल ऑफ टेरेन हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। Which of the following Indian rulers was defeated by Muhammad Ghazni in his first attack in year 1000 AD? 1000 AD के टाइम मोहम्मद गजनी ने पहला अटैक करा था इंडिया में। ठीक है, इनमें से कौन सा राजा है जिसको उन्होंने हराया था? उन्होंने सबसे पहले जो है शुरुआत जो कहा जहां से करी थी, ठीक है, वो अभी जो मॉडर्न अफगानिस्तान है, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने अपना अटैक की अगर शुरुआत की जाए तो मॉडर्न अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान से शुरुआत करी थी। ठीक है, यहाँ पे इसको इन्वेड करा था, इन दो रीजन्स को। उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ के और जगहों पे भी करा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडियन रूलर थे जिनको इन्होंने हराया था उनका नाम है जयापाला। ऑप्शन सी, जयापाला। जयापाला जी को सबसे पहले इन्होंने हराया था, और जो कि हिंदू शाही एम्पायर के राजा थे। ठीक है, जो लड़ाई हुई थी इन्वेजन के टाइम पे, जो लड़ाई हुई थी उसमें जयपाला जी उनको हराया था और अल्टीमेटली उनको मार भी दिया था। और पूछा जाए कि जयपाला वो इनके सक्सेसर कौन है, तो वो थे आनंद पाल। ठीक है, आनंद पाल ने इनको सक्सेस करा थी, इनके बेटे थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने
इनको सक्सीड करा था जयपाला जी को। गजनी ने 1006 में, ठीक है, मुल्तान जो है पाकिस्तान में, उस पर भी हमला करा था। ठीक है, मुल्तान पे वापस हमला करा और इस लड़ाई में इन्होंने आनंद पाल को हराया। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1178? इनमें से कौन से राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 1178 में जो जंग हुई थी, ठीक है, दोनों के बीच में, उसमें हराया था? तो इनका नाम है भीमा सेकंड, ऑप्शन बी, भीमा सेकंड। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात को इन्वेड करा था। ठीक है, गुजरात को इन्वेड करा था, जिसके बाद भीमा सेकंड और इनके बीच में लड़ाई हुई थी। भीमा जी वहां के राजा थे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें अल्टीमेटली मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और मोहम्मद गौरी की फर्स्ट डिफीट थी ये। ठीक है, फर्स्ट डिफीट थी इन इंडिया। तो ये भी याद रख लीजिएगा। Which king made Al-Biruni the writer of Kitab-ul Hind a hostage? कौन से राजा ने अल बिरूनी, जो कि किताब उल हिंद के लेखक थे, उनको बंदी बनाया था? ठीक है, तो अल बिरूनी जी थे कौन? उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, राइटर थे बहुत बड़े। उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे 1973-80 में, है ना? तो जब मोहम्मद गजनी ने, है ना, मोहम्मद गजनी ने जब उज्बेकिस्तान पे हमला करके उसको कब्जे में करा था, तब अल बिरूनी जी को एज अ वॉर प्रिजनर इन्होंने हॉस्टेज बना लिया था। ठीक है, या गजनी जी की जो इनका लिखने का तरीका था, जो इनकी एबिलिटी थी ना, उससे बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए इन्होंने इनको हॉस्टेज बना लिया था, है ना? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनी। इस बुक को एक और नाम से भी जाना जाता है, तहकीक तहकीक हिंद, है ना? अरबिक बुक है, देखिए अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना? जब मोहम्मद गजनी ने इन्वेजन करा था ना इंडिया पे, तो अल्बिरूनी इनके साथ ही थे। तो उसका जो भी पूरा एक्सपीरियंस था, जो भी इंडिया का कॉस्ट्यूम है, रिलीजन है, उस सब पे इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, पूरा जो इंडिया का इनका लाइफ था ना, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई थी, है ना? तो ये भी याद रख लीजिएगा। बुक का नाम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। During which of the following years did कुतुबुद्दीन ऐबक rule? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक रूल करा था, है ना? तो ये दिल्ली सल्तनत के राजा थे, और स्लेव डायनेस्टी जो है ना, उसकी फाउंडर भी थी ये। स्लेव डायनेस्टी के रूलर जो फाउंडर हैं वो ये थे, और इन्होंने रूल करा था 1206 से लेके 1210 के बीच में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1206 टू 1210 एडी। इनके टाइम पे जो कैपिटल था इंडिया का, वो था लाहौर। ठीक है, लाहौर को इन्होंने कैपिटल बनाया था, और उसके बाद इन्होंने जिसको इस कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, है ना? और अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, तो टोटल 5 जो डायनेस्टीज है ना, दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टीज आई थी। सबसे पहले आई थी स्लेव, ठीक है, उसके बाद आई थी खिलजी, उसके बाद आई थी तुगलक, ठीक है, तुगलक के बाद आई थी सैयद, और सैयद के बाद आई थी लोधी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज ने दिल्ली में रूल करा था। और टाइम टेनर पूछा जाए कि ये दिल्ली सल्तनत चला कब तक था, तो 1206 से लेके 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत एग्जिस्ट कर रहा था। Who among the following rulers had stamped the figure of goddess Lakshmi on his coins and had his name inscribed in Nagari characters? कौन सा राजा था जिसने अपने जो कॉइन्स थे, ठीक है, उस पे माँ लक्ष्मी का फोटो लगवाया था, और जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर अपना नाम नगरी कैरेक्टर्स में लिखवाया था, है ना? तो ये जो राजा की बात की जा रही है ना, वो है मोहम्मद गौरी।
ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। इन्होंने जो सिक्के हैं ये जो राजपूत थे है ना उनसे इंस्पायर्ड होकर वो अडॉप्ट करे थे, ठीक है। और इसलिए एक साइड पे जो है माँ लक्ष्मी का फोटो बना होता था और दूसरी साइड जो है इनका नाम लिखा जाता था नगरी कैरेक्टर्स में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। Which among the following was a unit of Mughal Empire for the purpose of administration and revenue collection? ठीक है, कौन सा था यूनिट मुगल एम्पायर का जिसमें जिसका मेन पर्पस था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन? तो ये जो यूनिट की बात करी जा रही है वो है सुभाष, ऑप्शन बी सुभाष। सुभाष जो है सुभाष यूनिट जो था, ठीक है, उनका रेवेन्यू से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही काम था। उस पर ओवरव्यू रखना होता था इनको, ये कि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कितना हो रहा है, और जो भी ड्यूटीज और ऑर्डर्स पास होते थे उस उनका रिकॉर्ड रखना है ना, वो सब इनका काम होता था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सुभाष। द पार्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड बाय सुल्तान टू मिलिट्री चीफ्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ ट्रूपर्स इज कॉल्ड। जो सुल्तान थे वो अपने मिलिट्री चीफ को एक जमीन देते थे, ठीक है, ताकि जो ट्रूपर्स हैं उनका मेंटेनेंस कर ले, मेंटेनेंस किया जा सके। ट्रूपर्स मतलब उनकी सैनिक सेना, ठीक है। तो इस पार्ट को ये कहते थे इक्ता, ऑप्शन बी इक्ता। इक्ता जो होता था ना वो उस जमीन का हिस्सा होता था जो कि एक सुल्तान अपने मिलिट्री चीफ्स को देता था ताकि वो अपने ट्रूपर्स को मेंटेनेंस कर सके, उनका खाना वाना ये सब उसका ध्यान रखा जा सके, है ना। ऑप्शन बी एकता इज द राइट आंसर। Who among the following rulers built मोती मस्जिद in आगरा फोर्ट? कौन से राजा थे जिन्होंने मोती मस्जिद जो है जो कि आगरा फोर्ट में है उसको बनाया था? मोती मस्जिद को एक और नाम से जाना जाता है पर्ल मॉस्क, ठीक है। पर्ल मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, आगरा में लोकेटेड है, बनी थी 1647 से 1653 एडी के बीच। और बनाने वाले कौन थे? शाहजहां, ऑप्शन बी शाहजहां। द बैटल ऑफ खनवा टुक प्लेस इन द ईयर डैश। तो जो बैटल था खनवा का वो कब हुआ था? बैटल ऑफ खनवा पहले तो लड़ा किसके बीच में था? तो लड़ा गया था मेवाड़ के जो राणा थे संग्राम सिंह, है ना, संग्राम सिंह और बाबर, ठीक है, इनके बीच में ये बैटल लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? रिवर है पीली खार, ठीक है, रिवर है, उसके बैंक्स पे लड़ा गया था 1527 एडी में। ये 1527 एडी में लड़ा गया था जो मेवाड़ के राणा थे संग्राम सिंह और बाबर जी के बीच में। ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1527। जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी इस लड़ाई में। बाबर ने राणा इनको संग्राम जी को राणा सांगा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिए, इनको हराया था इन द बैटल ऑफ खनवा। बलबन गॉट विच टाइटल ऑन डिफीटिंग मंगोल्स? बलबन जो है उनको कौन सा टाइटल मिला था मंगोल्स को हराने पे, ठीक है? तो उनको जो टाइटल मिला था उसका नाम है उलग खान, ऑप्शन ए उलग खान, ठीक है। इनको ये उलग खान का टाइटल मिला था जब इन्होंने मंगोल्स को हराया था। ड्यूरिंग whose reign इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, ठीक है, किसके कार्यकाल में इब्न बतूता जो थे उन्होंने इंडिया को विजिट करा था? इब्न बतूता थे कौन? एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, है ना, जिनकी बहुत फेमस बुक है रहला। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रहला के राइटर कौन है ना। इन्होंने काफी ट्रैवल करा था अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, और इंडिया जब भी आए थे तब उस टाइम पे इंडिया के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक।
ये इंडिया आए, इन्होंने देखा कि तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का रेन कैसा है, उस टाइम जोग्राफिकल इकोनॉमिक कंडीशन जो है, सोशल कंडीशन है, वो कैसी थी। ठीक है, उसी के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी थी रहला। ठीक है, ये भी याद लीजिएगा। Which one of the following Muslim rulers was hailed as a Jagat Guru? ठीक है, by his Muslim subjects because of his beliefs in secularism। ठीक है, कौन से राजा को जगत गुरु का नाम टाइटल दिया गया था? कौन से मुस्लिम रूलर को जगत गुरु का टाइटल मिला था? क्योंकि उनके सेक्युलरिज्म के जो है आइडिया से कारण, है ना। तो ये जो राजा हैं वो थे आदिल शाही डायनेस्टी के। ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी के थे, जिन्होंने बीजापुर पे रूल करा था, है ना। ये सुल्तान थे बीजापुर के, और इनका नाम है इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड थे ये। ठीक है, याद रखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड थे, जो कि बहुत मॉडर्न थे और बड़ी एक आर्टिस्ट और पोएट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और पोएट थे। ठीक है, काफी सेकुलर थे, जिसके कारण इनको जगत गुरु का टाइटल मिला था। Ghiyasuddin Muhammad wrote which of the following sheds light on many aspects of social and cultural life of the age? गियासुद्दीन मोहम्मद जो थे, इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, जो उस समय पे सोशल और कल्चरल लाइफ जैसी थी ना, उसके ऊपर रोशनी डालती थी। ठीक है, तो इस बुक का जो नाम था वो था कुनुन ई हुमानी। ठीक है, ऑप्शन डी हुमानी, हुमानी, है ना। गियासुद्दीन मोहम्मद का एक और नाम था हवंड मीर, है ना। हवंड मीर इनका एक और नाम था, और किस राजा के कार्यकाल में इन्होंने ये किताब लिखी थी? तो वो लिखी थी हुमायूं के टाइम। ठीक है, हुमायूं के टाइम पे इन्होंने ये किताब लिखी थी, है ना, कुनुन आई हुमायूं। Who was the first person to introduce jizya tax on non-Muslims in India? पहला इंसान कौन था जिसने जजिया टैक्स लगाया था जो नॉन मुस्लिम थे इंडिया में उनके ऊपर? ठीक है, तो एक उमैयाद जनरल थे जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने जजिया टैक्स लगाया था जो भी नॉन मुस्लिम थे इंडिया पे 1712 एडी में, है ना। जब इन्होंने सिंध जो है, सिंध रीजन को कैप्चर कर लिया था, तब इन्होंने ये टैक्स लगाया था। अकबरनामा कमीशन बाय अकबर was written by डैश। अकबरनामा के राइटर कौन है? अकबरनामा पहले तो ठीक है। ठीक है, अकबरनामा जो भी जो राजा थे अकबर, उनके टाइम पे जो भी सिचुएशन थी, जो भी कह लीजिए पूरा लेखा जोखा था मुगल कोर्ट का, है ना, उसका एक डिपिक्शन है ना, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। और इसके जो राजा हैं उनका नाम था अबुल फैसल। अबुल फैसल जी ने ये किताब लिखी थी, है ना। अबुल फैसल जी बहुत बड़े राइटर थे, और जो अकबर के नवरत्न थे ना, 9 जेम्स, उनमें से एक थे। ठीक है, उनके नवरत्नों में से एक थे अबुल फैसल, जिन्होंने अकबरनामा किताब लिखी थी। Which of the following is an account of Thomas Roe and John Fryer? थॉमस रो और जॉन फ्रायर जो हैं उनकी किताब का नाम पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रैवलर्स थे दोनों, है ना। उन्होंने इंडिया
आए और उसके ऊपर इन्होंने किताब लिख दी थी जिसका नाम था ट्रैवल्स इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर was रजिया removed from the throne of दिल्ली सल्तनत? ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी उनको दिल्ली सल्तनत की उनका गद्दी से उनको कब हटाया गया था? तो रजिया जी पहली पहली और इकलौती महिला है जो गद्दी पे बैठी थी दिल्ली सल्तनत की, है ना। और इनका टेन्योर भी काफी छोटा रहा था क्योंकि जो इनके मंत्री थे वही इनके खिलाफ हो गए थे। इनका टेन्योर चला था 1236 से लेके 1240 के बीच में, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1240। ठीक है, 1240 में इनको गद्दी से हटा दिया गया था इनके मंत्रियों के द्वारा। He was the Sultan of Delhi who introduced the practice of sijda and paibos in the court. Who was he? ठीक है, कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने सिजदा और पाइबोस वाली जो प्रैक्टिस है उसको इंट्रोड्यूस करा था कोर्ट में, है ना। उसका नाम क्या था? तो ये जो राजा थे, ठीक है, इनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन, है ना। ये बेसिकली वही होता है कि जो राजा हैं उनके सामने झुके हैं, उनके पैर चूमे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस थी, है ना, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। और इनकी एक बड़ी पॉलिसी भी है, बड़ी फेमस पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है, जो कि कंट्रोल और डिसिप्लिन लाती थी अपने किंगडम पे, वो इन्होंने फॉलो करी थी। और इन्होंने रूल करा था 1266 से लेके 1287 के बीच में, है ना। ऑलमोस्ट 20 साल का इनका टेन्योर रहा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन। रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी गियासुद्दीन बलबन अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ डैश। गियासुद्दीन बलबन जो थे उनको कौन सा टाइटल मिला था? तो ये इन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि ये भगवान के वो है, फरिश्ते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लिए इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था जिलेलाही शैडो ऑफ गॉड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which one of the following was the capital of सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश? जब इल्तुतमिश राजा थे दिल्ली सल्तनत के, तब कैपिटल क्या था, ठीक है, सल्तनत का, है ना। तो पहले कैपिटल हुआ जाता था लाहौर, ठीक है। इनके टेन्योर से पहले जो कैपिटल था सल्तनत का वो था लाहौर। इसके बाद इन्होंने जो कैपिटल है उसको शिफ्ट करके ले आए थे वो दिल्ली में। ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में इन्होंने कैपिटल ला दिया था। काफी क्रूर राजा भी थे, काफी मंदिर जो थे उनको लूटा। और जो सबसे पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है उज्जैन का, ठीक है, उसको भी इन्होंने 1234 से लेके 1235 के बीच में अटैक करके लूटा था। The period between dash in India's history is known as दिल्ली सल्तनत पीरियड। ठीक है, काफी इजी सवाल है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका टेन्योर कितना था? उसका टेन्योर था 1206 से लेके 1526 एडी। ऑप्शन ए 1206 से लेके 1526। कौन सी डायनेस्टी कितने टाइम तक रही? मैंने जैसे बताया आपको 5 डायनेस्टी थी टोटल, है ना। सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है,
फिर आए थे खिलजी, फिर आए थे तुगलक, है ना, फिर आए थे सैयद, फिर आए थे लोधी डायनेस्टी। ये थे 1206 से लेके 1290 तक। खिलजियों ने रूल करा 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक ने करा 1320 से लेके 1414। सैयद के टेन्योर की बात की जाए 1414 से लेके 1451। और लोडी जो है 1451 से लेके 1526। ठीक है, 1526 में फिर जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो गई थी और मुगल राज शुरू हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड बाय प्लेइंग पोलो और चौहड़। ठीक है, पोलो खेलते हुए किसकी मौत हुई थी इनमें से। ठीक है, तो पोलो खेलते हुए 1210 में मोहम्मद गौरी के जो जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। Dash organized his trusted nobles into a group of 40 as known as तुर्कन ए सुल्तानी। ठीक है, तुर्कन ए सुल्तानी एक ग्रुप था 40 अपने ट्रस्टेड नोबल्स का, मंत्रियों का, है ना। ये कौन से राजा ने ऑर्गेनाइज करा था। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा, है ना, जिसको 40 दल भी कहा जाता है ना। 40 दल भी कहते हैं इस पूरे ग्रुप को। ये इनके ट्रस्टेड लोग थे, 40 लोग, ठीक है, जिन पे इनको पूरा भरोसा था। और शुरू में इन्होंने सेकंड रूलर थे पहले तो देव डायनेस्टी के, दूसरे राजा थे इल्तुतमिश, है ना। इन्होंने ये 40 दल बनाया था, जिसको बाद में बलबन ने खत्म कर दिया था, है ना। बलबन ने इस प्रैक्टिस को डिसॉल्व कर दिया था। To ensure adequate supply of goods, which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of traders, है ना। जो सप्लाई है गुड्स का, ठीक है, खाने पीने के जो सामान होते हैं, वो सही टाइम पे एडिक्वेटली मिलते रहे, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऑफिसर रखा था, जिसका काम था ट्रेडर्स का जो भी रजिस्टर है ना उसको मेंटेन करना। ठीक है, ये जो ऑफिसर है उसको कहा जाता था शाहान ए मंडी। ऑप्शन डी, शाहान ए मंडी। इसका काम था जो भी गुड्स हैं ट्रेडर्स के पास उसका रिकॉर्ड रखना, उनका पूरा ध्यान रखना। was the first sultan of Delhi Sultanate to launch military campaign in southern India। पहला सुल्तान दिल्ली का जिसने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था साउथ इंडिया में, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के दूसरे राजा थे और पहले सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने जो है साउथ इंडिया में मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करा था। टेन्योर था 1296 से लेके 1316 के बीच का, है ना। और का मेन फोकस था कि जो दिल्ली सल्तनत है ना उसको जितना ज्यादा हो सके एक्सपैंड किया जाए, जिसके लिए इन्होंने काफी लड़ाई भी लड़ी थी। और मंगोल्स जो थे जब इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे उनसे भी लड़ाई लड़के उनको हरा दिया था इन्होंने। काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी इनकी, कहने का मतलब है। रिपीट हो गया है, डैश ऑर्गेनाइजेस ट्रस्टेड नोबल्स इनटू ग्रुप ऑफ 40। ये मैंने आपको बताया 40 दल था इल्तुतमिश का। ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द टेक्सटाइल मार्केट वाज नोन एज। जब अलाउद्दीन खिलजी का राज था उस टाइम पे टेक्सटाइल मार्केट का क्या नाम था। ये तो इसको कहा जाता था मार्केट ऑफ जस्टिस, है ना। मार्केट ऑफ जस्टिस या सराय ए अदल। ऑप्शन बी, सराय अदल।
रेगुलेटेड मार्केट था, है ना, और इकोनॉमी पे और प्राइस पे पूरा कंट्रोल खिलजी के हाथ में था, है ना। टेक्सटाइल मार्केट पे क्या प्राइस होगा, क्या मेजर्स फॉलो किए जाएंगे, वो सारे इनके हाथ में थे। इसको कहा जाता था सिराय अदल। Which of the following medieval Indian rulers is known for his policies of market control? ठीक है, तो मार्केट कंट्रोल की जो पॉलिसी थी उसके लिए कौन से राजा जो है वो फेमस थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए और मार्केट को रेगुलेट करा ताकि प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहे, है ना। प्राइस जो है सिस्टमैटिक मैनर में एक स्टेबल प्राइस रहे। चार मार्केट जो जिन पे इनका मेन फोकस था, पिछला मैंने आपको बता ही दिया, सिराय अदल, है ना, सराय ए अदल, ठीक है, जो कि टेक्सटाइल मार्केट था। उसके अलावा इनका एक और फोकस था गाला बाजार, जो कि गाला है मंडी के नाम से जाना जाता है ना। इसको एक और नाम से कहते थे टह- टहना है मंडी, है ना। शहना है मंडी नाम से भी जाना जाता था। ये दो मार्केट थे। तीसरा था मार्केट जहाँ पे हॉर्स, स्लीव्स और ये सब बिकते थे, ठीक है। और चौथा तो जनरल मार्केट था। जनरल जो जरूरत के सामान होते हैं ना, उसका जो मार्केट था वो भी डायरेक्टली इनके कंट्रोल में था, ठीक है। तो ये चार थे जिनके ऊपर इन्होंने कंट्रोल पॉलिसी लागू करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ कॉपर कॉइन कॉल्ड डैश इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन। तुगलक ने सिल्वर की जगह पे कॉपर कॉइन लाए थे, है ना। उस कॉपर कॉइन को कहा गया था, उस कॉपर कॉइन को कहा जाता था जिटल। ऑप्शन सी, जिटल। जिटल जो था उसको कॉपर का कॉइन था, जिसने सिल्वर कॉइन को रिप्लेस कर लिया था। और सिल्वर कॉइन का पूछा जाए कि उनसे पहले जो सिल्वर कॉइन चल रहे थे उसका क्या नाम था, तो वो था टांका। टांका था सिल्वर कॉइन और कॉपर वाले को कहा जाता था जिटल। Was the first sultan in the recorded history of Dargah Sharif to visit the shrine of Khwaja Moinuddin Chishti. तो कौन से पहले सुल्तान थे जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो शाइन है उसको विजिट करा था? ये सिचुएटेड है अजमेर राजस्थान में, और यहाँ पे पहले आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक पहले राजा हैं जिन्होंने इस शाइन को विजिट करा था। तुगलक की बात की जाए, इन्होंने 1332 में ये श्राइन विजिट करा था और सेकंड राजा थे तुगलक डायनेस्टी के। ये भी याद कीजिएगा। द फर्स्ट सर्दन कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 to 1308 was led by which of the led to which of the following regions? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला कैंपेन था साउथ का 1307 में, वो कौन से रीजन में उन्होंने अटैक करा था? तो वो इन्होंने करा था देवागिरी पे। ऑप्शन डी, देवागिरी। देवागिरी पे इन्होंने शुरुआत करी। मेन फोकस साउथ इंडिया पे कब्जा करना था, है ना। अपना जो दिल्ली सल्तनत है उसको एक्सपैंड करना था। लड़ाई हुई किससे थी? ये यदुआ के राजा थे रामचंद्र, उनसे ये लड़ाई हुई थी और रामचंद्र जी इस लड़ाई में हार गए थे। ईयर तो आप याद ही रख लीजिएगा, 1307। Which of the following departments of Delhi Sultanate was recorded by reorganized by Balban? बलबन ने कौन से डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज करा था? तो उन्होंने करा था ऑप्शन बी, दीवान ए अर्ज, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन जो है 9th राजा थे देव डायनेस्टी के,
जो दीवान ए अर्ज है, जो इनकी मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज करके इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई दी, है ना, और उसको और ज्यादा मजबूत करा। तो दीवान ए अर्ज या मिलिट्री डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का हेड का नाम क्या था, क्या टाइटल मिलता था, आरएस ए ममलिक। ठीक है, आरएस ए ममलिक जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट का चीफ कहा जाता था। उसका काम होता था, वो हर चीज के लिए अकाउंटेबल होता था बेसिकली, है ना। आरएस ए ममलिक। Which of the following was the last sultan of Delhi Sultanate? आखिरी राजा कौन थे दिल्ली सल्तनत के? तो वो थे लोडी डायनेस्टी के राजा इब्राहिम लोडी। ऑप्शन सी, इब्राहिम लोडी। इब्राहिम लोडी ने 1526 तक रूल करा। फिर हुआ पहला बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम जी को बाबर ने हरा दिया था, और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का खत्म हो गई थी वहां पे। According to which of the following foreign travelers people of Delhi used to write letters containing abuses to the Sultan thereof? Therefore, in order to punish them, Sultan decided to shift the capital. ठीक है, कौन सा ट्रैवलर था जिसने बताया था कि भाई दिल्ली के लोग हैं वो लेटर लिखते थे जिसमें सुल्तान के खिलाफ गालियां होती थी, अब्यूसेस होते थे, जिससे परेशान होकर सुल्तान ने जो कैपिटल है उसी को शिफ्ट कर लिया। तो ये जो राजा हैं, इन्होंने जिस राजा की बात की जा रही है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनके टाइम पे ये चीजें हो रही थी, है ना, और जिसके कारण इन्होंने जो कैपिटल है उसको दिल्ली से उठा के देवागिरी शिफ्ट कर लिया था, है ना। इसको आगे चल के दौलत बाग, दौलताबाद से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दौलताबाद नाम से भी जाना जाता है। और जो ट्रैवलर है जिसने ये सब कुछ बताया था वो थी इब्न बतूता। ऑप्शन सी, इब्न बतूता। In which of the following battles did Muhammad Ghori defeat Jayachandra of Gadwala dynasty in 1194 AD? मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौर और जयचंद्र के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई का नाम क्या था? बैटल ऑफ चंद वार। बैटल ऑफ चंदवार लड़ा गया था 1194 एडी में। जयचंद्र जो कि गढ़वाला डायनेस्टी के थे और मोहम्मद गौर के बीच में। आंसर हो ऑप्शन बी, बैटल ऑफ चंदवार। The Mukharis ruled over which of the following cities in western UP that over the time replaced Patliputra as the political center of North India? मुखारीज बेसिकली ये पूछा गया यहाँ पे कौन से शहर के ऊपर रूल करते थे जिसने बाद में चल के पाटलिपुत्र को रिप्लेस करा था एज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना। तो मुखारीज जो है उन्होंने जो रूल करा था, जो इनका कैपिटल था वो था कन्नौज। ऑप्शन सी, कन्नौज। कन्नौज के ऊपर इन्होंने अपना सेंटर बनाया था, कैपिटल बनाया था। ठीक है, जिसके बाद पाटलिपुत्र को रिप्लेस कर लिया था कन्नौज ने। तो आंसर होना जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कन्नौज। ये भी मैंने वो पहले जवाब लगा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ कॉपर कॉइन कॉल्ड डैश इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। तो कॉपर कॉइन का नाम क्या है? कॉपर कॉइन का नाम है जिटल। ऑप्शन सी, जिटल, है ना। कॉपर कॉइन लाने का रीजन क्या था? सिल्वर खत्म हो गया था। ठीक है, सिल्वर जो है वो कम था, स्केयर था, इसके लिए इन्होंने ये कॉपर कॉइन लाया था। और
सिल्वर की बात की जाए तो उसको कहा जाता था टाका। टाका सिल्वर कॉइन था, जटिल कॉपर कॉइन था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड तैमूर इन्वेड इंडिया इन 1398? कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे तैमूर जो है उसने इंडिया को इन्वेड करा था? तो वो करा था 1398 में। हमारी चल रही थी तुगलक डायनेस्टी, है ना। तैमूर जो है वो मंगोल थे, ठीक है, मंगोल थे। और जब इन्होंने इन्वेड करा था तो चल रही थी तब तुगलक डायनेस्टी। ऑप्शन सी, तुगलक डायनेस्टी। मुगल के राजा थे गेंगिस खान, उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी, ये मेन फाउंडर है, ठीक है, गेंगिस खान जो है वो मेन फाउंडर थे मंगोल एम्पायर के। और इनकी मृत्यु हुई थी 1227 में। ऑप्शन डी, 1227। इन्होंने एक लीगल कोड लाया था, ठीक है, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, इनके एक रूल थे। उस सेट ऑफ लॉज को कहा जाता था यशा, ठीक है, यशा नाम से इसको जाना जाता था। Which of the following combinations of ruler predecessor is correct with respect to Delhi सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग पूछा गया कि राजा और प्रेडिसर जो है वो उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। तो इसमें से जो सही है, ठीक है, वो है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सेकंड राजा थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। और जलालुद्दीन फर्स्ट थे, फाउंडर थे। तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन वाला, ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, which of the following was a department for state correspondence? तो जो डिपार्टमेंट था स्टेट करस्पॉन्डेंस का, है ना, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दीवान ए इंशा। ऑप्शन डी, दीवान ए इंशा, है ना। स्टेट करस्पॉन्डेंट जो भी होता था, जो फॉरेन रूलर थे, ठीक है, उनसे जो भी वार्ता होती थी वो इसी से होती थी, दीवान ए इंशा। दीवान खैरत की बात की जाए तो ये था चैरिटी का डिपार्टमेंट, है ना। दीवान रिसालत की बात की जाए तो ये रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड था। और दीवान अर्स मिलिट्री से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम है। Select the option that is true regarding the following two statements labeled as assertion and reason. Assertion और reason क्या होता है? बेसिकली होता है कि पहला एक दो स्टेटमेंट दिए होंगे ए और बी, आपको बताना है कि ए और बी में से कौन सा सही है और क्या बी रीजन, उसमें रीजन दिया हुआ है कि ए जो इवेंट है वो हुआ है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आ गया, है ना। पहला जो सवाल है, द फर्स्ट बैटल, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, तो सत्य वचन है। बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब था? 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल्स। इसके साथ ही मुगल्स का बिगिनिंग, शुरुआत हुई थी इस दौर पे, ठीक है। तो ये भी बात सही है। क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले को बताता है? बिल्कुल बताता है ना। दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय देम। जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारे शहर बनाए, इनमें से कौन सा शहर है जो इन दिल्ली के सुल्तान ने नहीं बनाया था? तो ये जिस शहर की बात की जा रही है वो है लाल कोट, ऑप्शन सी लाल कोट। लाल कोट को इन्होंने नहीं बनाया था, इसको बनाया था 8th सेंचुरी में आनंदगल तोमर, ठीक है, जो कि तोमर डायनेस्टी के राजा थे, आनंदगल तोमर द फर्स्ट, इन्होंने इस शहर को बनाया था, है ना। और पहला फोर्टिफिकेशन माना गया है इस दिल्ली रीजन का, ठीक है, पहला फोर्ट माना गया है इसको दिल्ली रीजन का। बाद में इनको हरा के जब पृथ्वीराज चौहान आ गए थे, इन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया था किला राय पिथौरा, ठीक है, किला राय पिथौरा। बाकी की बात की जाए तो सीरी जो है, सीरी को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। जहां पन्हा जो है इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और तुगलकबाद जो है उसको बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ये याद लीजिएगा। which who was considered as the viceroy of Muhammad Ghori and overall commander of Indian army in India, ठीक है। मोहम्मद गौरी का वाइसरॉय कौन था? मोहम्मद गौरी का वाइसरॉय था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वाइसरॉय थे, हाँ, और कमांडर थे पूरी आर्मी के। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसको सक्सीड करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 1206 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे एस्टैब्लिश करी थी और पहले सुल्तान बन गए थे। Which of the following sultans of Delhi adopted the policy of blood and iron? ब्लड एंड आयरन जो है वो कौन से सुल्तान ने अडॉप्ट करी थी पॉलिसी? तो उसको अडॉप्ट करा था बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने दिल्ली पे रूल करा था 1266 से 1287 के बीच में, और अपना दबदबा बनाने के लिए, पूरा कंट्रोल अपने अंडर में रखने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके ऐसे ही है। Which dynasty was started by खिजीर खान? खिजीर खान ने कौन सी डायनेस्टी शुरू करी थी? खिजीर खान थे मुल्तान के गवर्नर, है ना। मुल्तान के गवर्नर थे और मंगोल चीफ, मंगोल राजा थे तैमूर, ठीक है, उनके डेप्यूटी थे, मतलब सेकंड मैन थे उनके। तो ये जो डायनेस्टी की बात की जा रही है जिसको खजीर खान ने बनाया था वो थी सैयद, ऑप्शन ए सैयद। 37 साल रूल रहा, ठीक है, 37 साल रूल था इस डायनेस्टी का, 1414 से लेके 1451 तक। कुल 4 ही राजा रहे थे, ठीक है, 4 राजा रहे और उसके बाद ये डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई थी। पहले थे खिजिर खान, आखिरी थे अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, ये आखिरी राजा थे अलाउद्दीन आलम शाह। Among the following was the head of Diwan-e-Insha department under Delhi Sultanate? दीवान-ए-इंशा जो डिपार्टमेंट है उसके हेड का नाम क्या था? उसके हेड का नाम था दबीर ए खास, ऑप्शन सी दबीर ए खास। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, करस्पॉन्डेंट जो भी होता था वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू होता था, और उसके जो चीफ है उसका नाम था दबीर ए खास। डायरेक्ट एक तरह से चीफ सेक्रेटरी थे ये सुल्तान के। बारीद मुमलिक जो है पोस्टल डिपार्टमेंट जो होता था ना, पोस्ट, उसके हेड को कहा जाता था
अमीर ए साद, ये जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड को कहा जाता है, ठीक है। और वकील दर, ये होते थे जो रॉयल हाउस होल्ड है ना, रॉयल हाउस होल्ड में जो भी मैनेजमेंट होता था उसका ध्यान रखने के लिए ये वकील दर थे। In which of the following cities of Indus Valley civilization has a port been found? कौन सी शहर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक पोर्ट मिला है? ये सवाल मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी एसएससी के पेपर में पूछा जाता है। आज तक रिसेंट पास में देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 बार ये रिपीट हो चुका है। तो ये जिस जगह की बात की जा रही है वो है भोगवा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड पोर्ट है। भोगवा का है अहमदाबाद, गुजरात में, है ना। और एक मेजर पोर्ट था इस सिविलाइजेशन का, पोर्ट का नाम है लोथल, ऑप्शन सी लोथल। In 1948, Ernest Mackay noted that in the Harappan city Lothal, drains for the drainage system were made of dash bricks. ठीक है, 1948 में एक थे अर्नेस्ट मैके, उन्होंने नोट करा कि लोथल में जो ड्रेनेज सिस्टम के ड्रेन्स है ना वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप की ईंटों से बने। तो उस टाइप का जो ईंटें थी ना उस टाइप का नाम पूछा गया। तो ये थी फायर्ड ब्रिक्स, ऑप्शन ए फायर्ड ब्रिक्स। तो जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था वो फायर्ड ब्रिक्स से बना हुआ है लोथल सिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज इन हरियाणा? इनमें से कौन सी जो हरप्पन साइट है वो हरियाणा में है? तो ये है राखीगिरी, ऑप्शन ए राखीगिरी। ये है सरस्वती रिवर जो है, जो कि जिंद हरियाणा में है ना, जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, वहां पे ये राखीगिरी साइट है। इसको ढूंढा गया था 1969 में, ढूंढने वाले थे सूरज बान जी ने इसको साइट को ढूंढा था। याद रख लीजिएगा। Who among the following began his excavation at Dholavira in 1990? धोलावीरा का जो एक्सकेवेशन है वो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरू करा? तो धोलावीरा का एक्सकेवेशन चला था 1990 से 2005 के बीच में। और ढूंढने वाले कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट, ऑप्शन ए RS बिष्ट। इन्होंने शुरुआत करी थी इस साइट को, एक्सकेवेशन जो है उसको ढूंढने का शुरू करा था। एक और फेमस साइट है धोलावीरा, इसको ढूंढा था 1968 में जगतपति जोशी जी ने। जगतपति जोशी जी ने इस साइट को ढूंढा था। Which of the following sites was the first to be discovered? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी थी पहली साइट जिसको ढूंढा गया था? तो जो सबसे पहली साइट है जिसको ढूंढा गया था वो थी मोहनजोदारो, ऑप्शन डी मोहनजोदारो। बड़ी मेजर सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ढूंढा किसने था? RD बैनर्जी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RD बैनर्जी जी ने ढूंढा था इसको 1922 में, है ना। और उस टाइम पे जो एक्सकेवेशन था वो किसके नेतृत्व में करा जाता? वो थे जॉन मार्शल, है ना। जॉन मार्शल जो है इनके नेतृत्व में इस साइट का एक्सकेवेशन करा जा रहा था, जो कि उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। मोहनजोदारो एक चीज और के लिए फेमस है, अपनी ग्रेट
ग्रैनरी के कारण, है ना। ग्रेट ग्रैनरी, ग्रैनरी होता क्या है? ग्रैनरी बेसिकली एक स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे ये लोग अपना जो भी ग्रेन्स होते थे, जो भी फसलें होती थी ना, उसको स्टोर कर सकते थे। तो सबसे बड़ा जो स्टोरेज यूनिट है वो मिला था मोहनजोदारो में, ठीक है, जिसका अगर डायमेंशन की बात की जाए तो लेंथ था ऑलमोस्ट 46 मीटर, विड्थ थी ऑलमोस्ट 15 मीटर के आसपास, ठीक है। इतना बड़ा एक स्टोरेज यूनिट यहाँ पे मिला था। विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो? मोहनजोदारो पे सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? तो मैंने बताया ग्रेट ग्रैंडी, ऑप्शन बी, ग्रेट ग्रैंडी इज द राइट आंसर। Which of the following is a mature phase of Harappan site located in the state of Rajasthan? Uh, इनमें से कौन सी जो साइट है हरप्पन साइट मेच्योर फेज पे है और राजस्थान में लोकेटेड है? तो ये जो साइट है इसका नाम है काली बंगन, ऑप्शन डी, काली बंगन। काली बंगन जो है हनुमानगढ़ एक जिला है, हाँ, वहां पे लोकेटेड है, सरस्वती नदी के किनारे पे। ये एक चीज और के लिए फेमस है कि यहाँ पे सबसे पहले अवशेष मिले हैं अर्थक्वेक के, सिविलाइजेशन के इकलौते जो अर्थक्वेक के एविडेंस है वो कालीबंगन पे मिले हैं। इंडिया वॉज नेम्ड एज भारत आफ्टर भारत जना, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द मेंशन, फर्स्ट मेंशन ऑफ द जना फॉर्म? भारत जना जो है वो कौन से वेदा में मिलता है जिसके ऊपर इंडिया को भारत नाम मिला? तो भारत जना जो है वो मिलता है सबसे पुराने वेदा ऋग वेदा में, ऑप्शन बी, ऋग वेदा। ऋग वेदा में भारत जना का वर्णन है जिसपे भारत नाम पड़ा था। ऋग वेदा की बात की जाए, मंडलास कितने हैं? 10। उत्तरास कितने हैं? 1028, है ना। और जो पंडित जो ऋग्वेदा पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? पोथी। तो ये फैक्ट भी याद रख लीजिएगा ऋग्वेदा के बारे में। और सबसे पुराना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ओल्डेस्ट वेदा है चारों में से। इन which of the following four Vedas is there a collection of magic mantra and tantra mantras to avoid and protection from evil spirits and disease? ठीक है, कौन से वेदा में कलेक्शन मिलता है तंत्र और जो मैजिक मंत्र होते हैं ना, ताकि जो बुरी नजर है उससे बचा जा सके? तो ये जो मिलता है वो मिलता है अथर्ववेदा में, ऑप्शन सी, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में जो है मैजिक स्पेल्स का वर्णन है और अप्रोक्स 731 मंत्रास दिए गए हैं इसमें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेदा। द मेन chief social unit of RNs was called dash। तो जो सोशल यूनिट होता था ना उसके चीफ को क्या कहते थे लोग? तो उसको कहा जाता था जना, ठीक है, ऑप्शन डी, जना। जना बेसिकली कहा जाता था। जो आर्यंस का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था ना उसको 5 भागों में बांटा गया था। पहले आता था कुल, फिर राम, फिर था विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र, ठीक है। छोटे से बड़ा है, सबसे नीचे था कुल, सबसे ऊपर है राष्ट्र, है ना। इस ऑर्डर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको बांटा गया था। लोगों का जो था रूलर उसको कहा जाता था राजन, अलग अलग नाम थे, वो भी एक बार देख लेते हैं। चीफ सोशल यूनिट हो गया जना, लोगों का राजा राजन, गांव का राजा ग्रामीणी, है ना, और राष्ट्र का विश्वपति, है ना, विश्वपति पूरे राष्ट्र का राजा। तो ये अलग अलग इनके राजाओं के रूलर जो थे उनका नाम था।
Which of the following Varnas mainly deals with farming, animal husbandry, trade, and in the later Vedic period? कौन से वर्ण था जिसका मेन काम एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, ये सब था? तो ये जो वर्ण की यहाँ पे बात की जा रही है ना, वो थे वैश्य। वैश्य का मेन काम होता था ट्रेडिंग, है ना। ट्रेडिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फार्मिंग हो गया, ये इन सबका काम था वैश्य में। इसी टाइम पे कास्ट सिस्टम जो है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वो चालू हो गया था, है ना। ये लेटर वैदिक पीरियड का बात है, ये इस टाइम पे कास्ट सिस्टम आ चुका था। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड, जो वैदिक पोएम होते हैं उनका उसको क्या कहा जाता है, उसका जो मेन कलेक्शन है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संहिता। ऑप्शन सी, संहिता इज द राइट आंसर। द वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड बिटवीन, वैदिक लिटरेचर कब से कब तक था? वो था 1500 से लेके 800 बीसी के बीच में। ऑप्शन सी, 1500 बीसी टू 800 बीसी। Which of the following rivers was known as Parushini in Vedic period? परोशनी कौन से नदियों कहा जाता था? परोशनी कहा जाता था रवि रिवर जो होती है ना उसको। ऑप्शन डी, रवि रिवर। उसमें बहुत सारी वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर जो था उसमें बहुत सारी नदियों का नाम था। एक हो गई रवि, है ना, जिसको परोशनी कहा जाता था। सतलज को कहा जाता था तुतुदवी, ठीक है। और वैसे ही एक थी व्यास, ठीक है, उसको कहा जाता था विपाशा। विपाशा नहीं, विपाशा है ना। झेलम, फिर सस्ता, और एक थी चैनब। चैनब को कहा जाता था अस्किनी, है ना। एक थी गंडक, गंडक थी सदानीरा, ठीक है। और कौन सी बच गई? सरस्वती। घाघर, है ना। ये तो ये सारे अलग अलग नदियों के नाम थे। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास इज कॉल्ड, तो कलेक्शन को क्या कहते हैं? कलेक्शन को कहते हैं संहिता। ऑप्शन डी, संहिता। संहिता एक संस्कृत वर्ड है ना, जिसका मतलब ये होता है कि यूनियन का, ठीक है। तो कलेक्शन जो था वैदिक मंत्रास का उसको कहा जाता है संहिता। द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से निकला है? वो निकला है मुंडका उपनिषद। ऑप्शन डी, मुंडका उपनिषद, ठीक है। इसको रॉयल एम्बलम जो है अपना, एम्बलम ऑफ इंडिया जो है उस पर भी इंक्राइब है सत्यमेव जयते, है ना। मतलब ये होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, मतलब सत्य जो है वो अकेला विजय होता है। और सारनाथ पे जो लॉ एंड पिलर जो इंस्क्राइब्ड है उस पे भी ये सत्यमेव जयते लिखा गया है। लिखा अशोका जब राजा थे उनके टाइम पे ये सारनाथ में जो लॉ एंड पिलर है ना इंस्टॉल किया गया था, उस पे ये लाइन लिखी हुई थी। उस टाइम राजा थे अशोका, मॉडर्न डायनेस्टी के ये। मगधा महाजनपदा वॉज सराउंडेड बाय डैश रिवर। मगधा जो महाजनपद है वो कौन सी नदियों से घिरा हुआ था? तो वो दो नदियों से बेसिकली घिरे हुए थे जिनका नाम था गंगा और सन। ऑप्शन डी, गंगा और सन। जगह की बात की जाए तो जगह थी
पटना और गया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, वहां वो टेरिटरी थी ना। और कैपिटल इनका था, शुरू हुई थी गिरी गिरिराज से, बाद में इसको शिफ्ट करके कर दिया था पाटलिपुत्र। ना, शुरू हुआ था गिरिराज से, बाद में पाटलिपुत्र इसका कैपिटल बन गया था। तक्षशिला was the capital of which of the following 16 महाजनपदास? 16 जो महाजनपद थे ना, उनमें से तक्षशिला किसका कैपिटल था? तक्षशिला कैपिटल था गंधार का। ऑप्शन डी, गंधार। किंग अजातशत्रु was the ruler of which dynasty? अजातशत्रु जो है वो कौन सी डायनेस्टी के राजा थे? ये थे हर्यंका के। ऑप्शन ए, हर्यंका। The famous physician जीवाका was appointed in the court of dash? जीवाका जो है वो कौन से राजा के कोर्ट में फिजिशियन थे? बहुत फेमस फिजिशियन थे उस टाइम के जीवाका। वो कौन से राजा के कोर्ट में थे? तो वो थे बिंबिसार के। ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार जी की कोर्ट में ये फेमस राजा थे, जिनके लिए जिनको बाद में जो है बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध जो थे उनकी सेवा के लिए भेज दिया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिंबिसार। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंद। ऑप्शन ए सी, महापद्मनंद। ठीक है, इन्होंने जो है नंदा डायनेस्टी की नींव रखी थी और इनको एकरत, ठीक है, एकरत टाइटल भी मिला हुआ था। इनको जो है सक्सीड करा था इनके बेटे धनानंद ने। ऑप्शन ए, धनानंद ने इनको सक्सीड करा था, जिनको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी थी और इसके साथ ही नंदा डायनेस्टी खत्म हो गया था। Which was the first empire in ancient India to use elephants in its war on a large scale? एशियन इंडिया में कौन सा ऐसा राज्य था जिसने हाथियों का इस्तेमाल करा था वॉर में? तो वो इस्तेमाल करने वाला जो राज्य था वो था मगधा। ऑप्शन डी, मगधा। मगधा के जो राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार जो थे उन्होंने जो है अपना मगधा का जो किंगडम था उसको एक्सपैंड करना शुरू करा और वो बहुत हैवीली जो है वो लड़ाई के लिए वो हाथियों पर डिपेंडेंट है ना। तो इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पर हाथियों का इस्तेमाल करा था। इसी को फॉलो करते हुए एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उनकी तो सेना में लगभग 9000 हाथी वो यूज करते थे। तो देख सकते हैं आप कितना हेविली ये लोग एलिफेंट पे डिपेंडेंट थे। Who was the लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन? लास्ट तीर्थंकर कौन थे? ये थे 24th तीर्थंकर और इनका नाम है महावीर स्वामी, जिनको वर्तमान महावीर नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 24th हो गए वर्तमान महावीर। 23rd की बात की जाए तो वो थे पार्श्वनाथ, है ना। 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ डैश? भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, भगवान महावीर जो है आखिरी तीर्थंकर जो थे जैनिज्म के,
उनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, है ना। कुंदग्राम, हाँ, ठीक है, जो कि वैशाली के पास था, जो आज की डेट में बिहार में लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिहार। was the first woman to become a nun in Buddhism? पहली महिला जो कि नन बनी थी बुद्धिज्म में, उनका नाम क्या है? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी। ये जो है गौतमी जी, ये महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मेटरनल आंट थी, है ना, मतलब मासी थी इनकी, ठीक है, मासी थी, जो कि पहली महिला नन बनी थी बुद्धिज्म में। ओल्डेस्ट स्तूपा जो है बुद्धिस्ट पीरियड का, वो कौन सा है? तो ओल्डेस्ट स्तूपा जो है वो है सांची स्तूपा, ऑप्शन सी, सांची स्तूपा। है कहाँ पे? बेतवा रिवर पे लोकेटेड है, एमपी में, है ना। एमपी में जो बेतवा रिवर है वहां पे ये लोकेटेड है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको बना कंपनी 1989 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो बनी थी 1989 में, तो काफी इम्पोर्टेंट प्लेस है, हिस्टोरिकली और स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है सवाल। Dash was the book in which all the rules made by Buddhist Sangha was written down. जितने भी रूल बनाते थे बुद्धिस्ट संघ, वो कौन सी बुक में लिखे गए थे, है ना। तो उस बुक का नाम जो था वो था विनय पत्रिका, ऑप्शन डी, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका मतलब ये बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है। इसमें जितने भी नियम बनते थे ना बुद्धिस्ट संघ के, वो सारे इसमें लिखे जाते थे, ठीक है। क्या Gompa, the largest center of Buddhist learning in the Western Himalayas, is situated in dash state or union territory? क्या गोम्पा जो है वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? सबसे बड़ा सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, है ना। सिचुएटेड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति जो है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे सिचुएटेड है। 11th सेंचुरी में ये बना था, और डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। At which of the following places did Lord Buddha attain enlightenment? Enlightenment का कौन सी जगह पे मिला था बुद्धा जी को? वो मिला था बौद्ध गया पे, ऑप्शन सी, बौद्ध गया। Which Buddhist council was held soon after the death of गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध जी की जब मृत्यु हो गई थी, है ना, उसके बाद कौन सा जो है बुद्धिस्ट काउंसिल रखा गया था? तो वो था सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, ऑप्शन डी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, ठीक है। पहला जो है वो हुआ था राजगिरा में, हेड किसने करा था? अजात शत्रु, है ना। सेकंड जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, ठीक है। कल सूखा जो है इन्होंने हेड करा था। थर्ड का हुआ था पाटली पुत्र में, हेड करा था अशोका ने।
फोर्थ की बात की जाए तो ये हुआ था कुंडलबन, जो कि है कश्मीर में, है ना। हेड किसने करा था? कनिष्क का। ठीक है, तो ये टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। तो सबसे पहला जो हुआ था वो एटली गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हो गया था। अब पूछिए कब हुए थे? 483 बीसी में हुआ था पहला। सेकंड हुआ था 383 बीसी में। थर्ड हुआ था 250 बीसी में। और फोर्थ हुआ था 72 एडी में। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। कई बार पूछ लेते कि 250 बीसी में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो वो आपको बताना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास आज यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।